गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th के लिए एक नया और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपना जो बैच चल रहा है उसमें इसका सीक्वेंस नंबर है 6। बट आप अपने बुक में अगर देखोगे तो ये है वहाँ पे प्रिंटेड चैप्टर नंबर 15 पे। और इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्टकट में इसको हम लोग BRS भी बोलते हैं। B फॉर बैंक, R फॉर रिकॉन्सिलिएशन, S फॉर स्टेटमेंट। राइट। तो इस टॉपिक को शुरू करना है आपको, तो सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करना जरूरी है। ये है क्या, इसको क्यों बनाते हैं, इसको बनाने से हमारे को क्या क्या फायदे हैं। अगर हम बात करें 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 11th क्लास के बच्चों को इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी, आवश्यकता है ताकि वो एग्जाम पास हो सके। लेकिन ये जो चैप्टर आज जो आप करेंगे, चैप्टर नंबर 6, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर में करने के बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं या एक्चुअल में प्रैक्टिकली इस पे बहुत वर्क मिलेगा आपको। राइट। क्यों जरूरत है वो सारी चीजों को हम देखते हैं। तो कोई भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं, ये है क्या। राइट। व्हाट इज दिस। राइट। क्या इसका जरूरत है, मतलब इसका क्या नीड है। अगर ये बातें को अगर हम समझते हैं तो ही जाके हम किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली समझ पाएंगे। राइट। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क। हमारे पास जो वर्किंग का जो शेड्यूल रहता है वो काफी लंबा रहता है अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट अगर दिन रात वो मेहनत भी कर रहा है, अगर जाके वो सारी मेहनत करने के बाद भी अगर वो प्रॉपर पूरा बुक्स नहीं तैयार कर पाता है तो उसका मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। राइट। तो उसी कड़ी में अब बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन उसी कड़ी में ये जो है एक चैप्टर निकल के आ रहा है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। इसको सोचते हैं, इसको समझते हैं, ये है क्या। राइट। तो थोड़ा सा थिंकिंग स्किल आज कर कोशिश करेंगे डेवलप करने का, कुछ सीन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए भागते हैं और करते हैं आज के टॉपिक को शुरुआत। चलिए, सबसे पहला बात हमारे सामने जो ये चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो दो बातें को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात, एक तो कैश बुक हमने पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि कैश बुक आपको बनाने आता है। अगर कैश बुक का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में नहीं आएगा तो बीआरएस को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए कैश बुक का ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है। राइट। अगर आप थोड़ा सा अगर भूल भी गए होंगे तो आपके सारे वीडियो अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके कैश बुक वाले चैप्टर को कर सकते हैं। अगर कुछ ध्यान में बात हो तो कैश बुक के चैप्टर में हम लोगों ने किया क्या था, अगर बेसिकली हम बात करें तो कैश बुक के चैप्टर में हमारे पास अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें आपको, तो एक हमने प्रिपेयर किया था पहले कैश बुक। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? राइट। मान के चलते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा है। अब कैश बुक में हम बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। राइट। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब, एक तो अपने पास कैश का कॉलम हुआ करता था और दूसरा बैंक का। राइट। डेबिट साइड भी हुआ करते थे और क्रेडिट साइड भी हुआ करते थे, कैश और बैंक। तो हम अब जब भी यहाँ पे बात करेंगे कि कैश बुक, तो कैश बुक जो हमारा रेफर करेगा कैश बुक बिलोंगिंग टू बैंक कॉलम, क्योंकि हमको इस चैप्टर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना है। तो जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे उसी से रिलेशन में करना है। राइट। तो ये कैश बुक हमने पढ़ा हुआ था। अब कैश बुक मेंटेन कहाँ हो रहा है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान में अभी और रखेंगे आप बात, कैश बुक कहाँ पे मेंटेन हो रहा है? बिजनेसमैन के पास। कहाँ पे? आपके दुकान में। राइट। कैश बुक मेंटेन कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन या उसका अकाउंटेंट जो भी कर रहे हैं, कहाँ पे? बिजनेस प्लेस पे।
ये भी बातें बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हम कैश बुक में अगर बात करते हैं कि कैश बुक में हम क्या कर रहे थे, कैश बुक में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब जो भी बैंकिंग चैनल से काम होता था, मान लेते हैं किसी को हमने चेक भी दिया, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया और चेक वो किसी बंदे को पकड़ा दिया, वो बंदा कहाँ पे जाके डिपॉजिट करेगा? ऑब्वियसली बात है, बैंक में, राइट। कहाँ पे जाएगा वो? बैंक में। क्या आप बैंक के यहाँ जाके कंप्यूटर में एंट्री करने का आपको अलाउ है? आंसर इज नो। आप बैंक के बुक में जाके एंट्री तो कर नहीं सकते। अगर मैंने आपको डिस्कस किया इतना सारा बात, तो इसमें एक बात और निकल के आ रहा है कि मान लेते हैं कि आपके बिजनेस का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। तो स्टेट बैंक वाले क्या करते हैं, आपको एक प्रिंटेड पासबुक देते हैं। पासबुक देखा है कभी आपने? नहीं भी देखा है तो हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है पासबुक। थोड़ा सा देखिए, ये आपके पास पासबुक है, राइट। अब ये प्रिंट करके कौन देता है? बैंक वाला आपको देता है। तो बैंक वाला क्यों देता है आपको? या पासबुक भी देता है, या कभी कभी अगर पासबुक नहीं है तो वो स्टेटमेंट भी देता है प्रिंट करके कागज पे, राइट। स्टेटमेंट देता है। कभी आपने देखा होगा, कभी ना कभी इससे पाला पड़ा ही होगा। अब एक ट्रांजेक्शन्स को अगर हम लेते हैं, ध्यान से अगर देखने का कोशिश करें, तो ये पासबुक में प्रिंट करके आपके ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके देता है। तो हर बैंक जो है ना, पासबुक जो देता है, तो वो क्या करता है, हर बैंक अपने कस्टमर का लेजर बना के रखता है। हाँ जी, फलाना कुमार, आयुष का खाता है, राकेश का खाता है, तुलसी का खाता है। तो वो सारे अकाउंट है, उसमें जो भी लेन देन करोगे उसका हिसाब जो रखता है बैंक, वही आपको प्रिंट आउट करके देता है। तो बैंक आपको बताता है कि देखिए सर, आपके अब क्या बैंक और या आप, क्या ये दोनों लोग जो हैं, क्या ये लोग गलती नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन बीइंग ही बैठा हुआ है, और आपके यहाँ बिजनेस प्लेस पे भी ह्यूमन बीइंग ही बैठा हुआ है। और आदमी जो है गलतियों का पुतला है, वो जानबूझ के भी गलती कर सकता है और अनजाने में भी गलती हो सकती है। तो ये सारे काम जो आपके होंगे, यही सारे से इस चैप्टर का अरेंजमेंट हुआ है। तो होगा क्या, एक ट्रांजेक्शन्स को अगर हम थोड़ा सा देखने का कोशिश करें, तो एक्चुअल में जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने का हमारे पास जो जरूरत हुआ, वो सिंपल हमको बैलेंस करना है। किस चीज को? कि आपके कैश बुक में जो बैलेंस है, क्या वो बैलेंस आपके बैंक के पासबुक में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका कैश बुक बता रहा है कि स्टेट बैंक में अपना 1,50,100 रुपया का बैलेंस है। तो जो पासबुक जो बैंक वाला प्रिंट आउट करके देगा, ऑब्वियसली उसमें भी 1,50,100 डिफरेंस, सॉरी, होना चाहिए। अगर नहीं है, तो इन्हीं दोनों को मिलान करने के काम को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर ये डिफरेंसेस आए किसी भी कारण से, वो कारण भी हम देख रहे हैं क्यों ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल जेन्युइननेस कारण भी हो सकते हैं डिफरेंसेस होने के। तो वो जो कारण है हमारे पास, उसके कारण जो डिफरेंसेस आपको अराइज होंगे, उन्हीं को लेखा जोखा करना हमारा काम कहलाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, आपको अगर दिखाते हैं कि सपोज दैट आपका जो कैश बुक का बैलेंस है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपका बैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि 4,000 ही बैलेंस है, जबकि आपका कैश है कि 5,000 बैंक में पैसा जमा है। तो कितना डिफरेंस हो गया? डिफरेंस हो गया हमारे पास 1,000 रुपये का, राइट। तो जब 1,000 रुपये का जब डिफरेंस हुआ, तो इसी डिफरेंस को मिलाना पड़ेगा भैया, कारण तो ढूंढना पड़ेगा। क्यों ऐसा डिफरेंस है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने कैश बुक गलत लिख लिया? क्या ऐसा तो नहीं है बैंक वाले
ने हमारा पैसा ही नहीं चढ़ाया, हमने पैसा जमा किया था वो किसी और के खाते में डाल दिया, राइट। तो वो जो डिफरेंसेस है उसी को फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, हमारे को रिकॉर्ड करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है कि दीज आर द डिफरेंसेस जिसके कारण हमारा जो है बैंक और कैश बुक दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने पास आएगा, इसको अभी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा और लेके आते हैं। चलो, पासबुक मैंने आपको कल बोला था देखने के लिए, कुछ पासबुक में ऐसे ही प्रिंटेड रहता है, कुछ आइटम देखा था आपने कल घर पे घर वालों का, या मैंने बोला था कि आपको आप अपना जो भी घर के मेंबर का पासबुक हो या अपना पासबुक हो तो वो भी देखना। हम कैश बुक वाले कॉलम को बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो जब पासबुक में प्रिंट होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ बनता है, हर बैंक का थोड़ा बहुत फॉर्मेट इधर उधर हो सकता है। एक तो बैंक वाला डेट लिखता है, उसके बाद थोड़ा सा नरेशन देता है कि क्या किया है, आपने एटीएम से विड्रॉल किया है या डिपॉजिट किया है, कुछ भी जो भी है। और 3 कॉलम और रहते हैं, एक तो रहता है विड्रॉल का, एक डिपॉजिट का, और तीसरा बैलेंस का। ऐसा ही पासबुक दिखता है। तो सिंपल सा बात अगर हम करें, अगर कैश बुक से ही आप लेके चलो तो कैश बुक का फॉर्मेट ये था जो पीछे आपका डिस्कस किया हुआ था। कैश बुक कुछ ऐसे ही दिख रहा था, ट्रिपल कॉलम है। तो अभी जो हमारे को रिलेशन रखना है ओनली फॉर दी बैंकिंग कॉलम, राइट। अब आपने जो भी चेक जमा किया या किसी को भी चेक दिया, जैसे लेट सपोज दैट यही देख लो, आपके पास जो भी चेक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1200 रुपया का आपने चेक दिया है किसी को, तो आपके खाते से भी जाके कटेगा। आपने किसी को पेमेंट किया है तो आपके खाते से भी डिडक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर सब कुछ ओके ओके हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेट सपोज दैट आप यहाँ पे जो पैसा 1200 रुपया दिया आपने, और वो जाके यहाँ पे विड्रॉल में यहाँ पे एंट्री हो गया, तब तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई चेक आपने दिया किसी को और वो टाइम से जाके नहीं डिडक्ट हुआ खाते से, तब तो डिफरेंसेस आएगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे आपको लिख के ही बताते हैं। जैसे कैश बुक है, एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको ध्यान में भी आ जाएगा। और केवल हम बैंक कॉलम को लिख रहे हैं क्योंकि हमारे को बैंक कॉलम से ही मतलब है, राइट। बैंक, बैंक, राइट। चलिए, हम मान लेते हैं टू बैलेंस बीडी। सपोज दैट आपने आपके बैंक में 10,000 रुपए का बैलेंस था, तो आपके पास पासबुक जो यहाँ पे प्रिंट होगा, पासबुक वहां पे भी क्या बैलेंस दिखाएगा, चलो उसका भी लिख लेते हैं। एक एक तो है विड्रॉल, दूसरा है डिपॉजिट, और तीसरा है बैलेंस, राइट। ऐसे पासबुक रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10,000 रुपया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं आपने चेक दिया किसी को, लेट सपोज दैट आज है 21 तारीख, 22 तारीख, 22 जुलाई 2021 को आपने मोहन को चेक दिया, लेट सपोज दैट 1500 रुपये का, राइट। तो आप अपने खाते से कैश बुक में क्रेडिट कर दोगे कि आप ये मान के कि चलो भी मेरा 10,000 का बैलेंस था, उसमें से 1500 रुपया मोहन को मैंने दे दिया। अब मोहन जो जाएगा वो चेक डिपॉजिट करेगा, ऐसा तो हो सकता है ना कि वो 22 तारीख को जाके चेक जमा हो, लेकिन आपके खाते से हो सकता है 25 तारीख को डिडक्ट हो। 25/7/2021 को यहाँ पे विड्रॉल में दिखा देगा कितना, 1500 रुपया, और बैलेंस कितना कर देगा, 8,500। तो अभी तो ऐसा अगर हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। आपने किसी को चेक दिया और चेक जाके वो बैंक में क्लियर हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज दैट आपने 29 तारीख को राम को चेक दिया, मान लेते हैं 1,000 रुपये का। अब ये चेक आपने जैसे ही दिया अपने कैश बुक में आपने लिख लिया,
लेकिन राम जो है वो चेक को रखे रह गया अपने पास, वो बैंक में जमा ही नहीं किया। तो क्या यहाँ पे 1,000 रुपया का डिडक्शन होगा? नहीं होगा। अब बीच में आ गया 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2021 आया, तो आप क्या करते हो, जाते हो बैंक में और पासबुक को अपडेट कराते हो। तो अपडेट जब आपने कराया तो आपके पास बैलेंस कितना पासबुक में दिखा रहा है? 8,500। जबकि आपके यहाँ कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा रहा है? 7,500। क्यों? क्योंकि आपने तो चेक दिया तो आपने लिख लिया। अब वो राम की काम है ना कि राम जाके वो बैंक में अपना चेक को डिपॉजिट करे और उसको क्लियर करवाए। अब यहीं से काम शुरू हो जाएगा डिफरेंसेस का। तो अब जो बात कहेगी, तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है? कैश बुक में कितना बैलेंस है? 7,500। पासबुक में कितना बैलेंस है? 8,500। डिफरेंसेस अराइज हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी दोनों डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना और इसको मिलाना और लिखना ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। राइट। चलिए ठीक है, तो इन्हीं सारे कामों को करना है हमारे को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या करेंगे। अगर यही एग्जांपल ले तो हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और सबसे बड़ा बात ये कि ये किसी एक पार्टिकुलर डेट पे बनाया जाएगा। तो एज ऑन, जैसे 31/7/2021 को हम बना रहे हैं। राइट, ऐसा कुछ बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। हाउ मच? 7,500। जबकि बैलेंस जो है एज पर पासबुक कितना है? 8,500। राइट। तो क्या कारण था जिससे आपका डिफरेंसेस ये आया? तो हमने देखा कि एक चेक हमने राम को इशू किया था, एक चेक जो है, चेक इशूड टू राम बट नॉट एट प्रेजेंटेड एट बैंक। बैंक में उसने जमा ही नहीं किया। कितने का? 1,000 का। क्या करें? इसको हम कर दें ऐड। राइट, तो कितना आ गया? 8,500। तो कुछ ऐसा ही काम हमको करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। कुछ लॉजिक समझ में आया क्यों बनाते हैं ये? एक चीज ध्यान में रखिएगा आप, ये लेजर नहीं है, ये कागज का एक टुकड़ा है जिसपे हम अपने जो भी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस आए हैं उसके कारण को हम ढूंढते हैं और उसको लिख के रखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर नहीं मिलता है तो समथिंग इज डाउटेबल, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा अकाउंटेंट कोई गबन कर गया, बैंक वालों ने गलती कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने ही कैश बुक गलत लिख दिया। तो व्हाट एवर द रीजन, ऐसा एक छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया आपको। ऐसे करके लंबे लंबे क्वेश्चंस हम लोग को करने पड़ेंगे जिसमें और भी बहुत सारे रीजन्स आपके पास आएंगे। वो सारे टॉपिक को हम लोग को डिस्कस करना है। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो आपको मैंने बताया था, जो स्किप किया था अभी, उसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ताकि आपको वो बातें अब समझ में आएगी। राइट, चलिए। तो क्वेश्चन कहता है, आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहली बात कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन है क्या, बीआरएस होता क्या है वो बताइए, और चार, कम से कम 4 कारण बताइए
जिसके कारण आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल का जवाब हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकॉन्साइल, किस कारण के लिए? रिकॉन्साइल द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड बैंक पासबुक। किस कारण से बनाते हैं? अगर कोई डिफरेंसेस है कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और आपको बैंक ने जो पासबुक आपको दिया है, उन दोनों में जो अगर डिफरेंसेस हैं तो उनको मिलाने के लिए हमको बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है। पहला सवाल का जवाब, राइट। दूसरा सवाल था आपके पास, क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है, उसको एक बार देखते हैं। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लोकेट्स द एरर और ओमिशन। क्या अगर कोई गलती भी होगा उसको भी ढूंढेगा। एरर या ओमिशंस, आपके पास कोई बुक में गलती हो जाता है, दैट मे हैव बीन कमिटेड आइदर पार्ट ऑफ द बैंक, या तो बैंक गलती करता है या आप करते हो, राइट। दोनों में से कोई भी गलती करते हैं तो ढूंढने के बाद ही तो गलती को हम सुधार सकते हैं। द एरर सो डिटेक्टेड कैन बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली, पहला पॉइंट। सेकेंड कहता है, by preparing a bank reconciliation statement, the customer becomes sure of the correctness of the bank balance shown by the cash book. वो एक बार को आत्मसंतुष्टि उसको हो जाता है कि मेरा जो कैश बुक का बैंक बैलेंस जो है ना, वो सही दिखा रहा है, जाके पासबुक से मेरा मैच कर रहा है। इट हेल्प हिम इन मेकिंग फर्दर ट्रांजेक्शन विद द बैंक। थर्ड इज, a reconciliation statement facilitate to preparation of revised cash book। अगर कोई कैश बुक में एरर हो गया बहुत ज्यादा, तो आप कैश बुक को रिवाइज कराने में भी इसका यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिड्यूस द चांसेस ऑफ इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का हिंदी होता है चोरी चकारी, है ना। अगर आप समय समय पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो अगर आपका स्टाफ जो है वो इधर उधर हेरा फेरी अगर करता है तो पकड़ा जाएगा बाय द स्टाफ ऑफ द फर्म और इवन दैट ऑफ द बैंक। अगर बैंक ने भी आपको फ्रॉड कर दिया, भाई आपके खाते में ही किसी और का चेक लगा दिया गलती से ही सही या जानबूझ के, तो आप तो दौड़ो दौड़ो जाओगे बैंक में, भैया ये क्या किया, मैंने चेक कब किसको काट के दिया था ये 50,000 का, आपने मेरे खाते से डेबिट कर दिया। तो आप जाओगे, और जब जाओगे तो ढूंढोगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाओगे तभी तो ढूंढोगे कि आपका कैश बुक में क्या बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक में क्या है, डिफरेंसेस आया तो पहले बनाओगे। अगर आप फाइंड आउट करोगे, आपको पता चला कि भैया हमने तो चेक किसी को दिया ही नहीं था और चेक क्लियर हो गया, बाहर है जमाना बैंक का, तो आप जब ढूंढोगे तभी तो जाओगे। तो वही बात कह रहा है, पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट reduce the chances of embezzlement by the staff of the firm or even that of the bank. For example, if a cashier makes an entry in the cash book but does not deposit the cash and check into the bank, वाह, आपके कैशियर ने क्या किया, कैश बुक में किसी ने 50,000 रुपया आया था और वो बोलता है कि मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो वो तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख देगा 50,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक, और वो बैंक में जमा ही नहीं किया, तो क्या बैंक में पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में वही बोल रहा है कि कैश बुक बट डज नॉट डिपॉजिटेड द कैश एंड चेक इनटू बैंक, इट विल डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा तो आप उससे पूछेंगे भैया ये 50,000 रुपया कहाँ गया। फिफ्थ, a reconciliation statement helps in revealing the unnecessary delay in collection of check by the bank। अब सपोज दैट आपने कोई चेक जमा किया है और बैंक वाला 15 दिन तक उसको अपने पास ही ड्रॉर में रखा हुआ है, तो आप जाके बैंक से पूछोगे भैया मैंने एक चेक जमा किया था सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक कारण बताएगा किस कारण से नहीं हो रहा है। चलिए, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तभी होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन keeping a track of
check which have been sent to bank for collection। सेम टू सेम वही बातें कह रहा है आप। चलिए, तो थोड़ा सा अब आपको हम पासबुक का ये फॉर्मेट दिखा दीजिए, राइट। कैश बुक आपको ऑलरेडी आता है, वो भी फॉर्मेट आपने देख लिया, ऐसे ही बना था, राइट। अब अपने पास पावर जो है केवल कैश बुक को ही लिखने का है। हम पासबुक में एंट्री अपने यहाँ नहीं कर सकते, वो बैंक वाला ही कर सकता है, हमारे हाथ में वो चीजें नहीं है। चलिए, कुछ फॉर्मेट और आपको हम दिखाई देते हैं कि ये बैलेंसिंग जो करना है बैंक का, ये क्यों करना जरूरी है, ताकि आपका कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर होए। अगर डिफरेंसेस है तो किस कारण से है, उसको आपको ढूंढना है और एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। चलिए, जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपके बुक में कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, राइट। बैंक एज पर कैश बुक, देख रहे हो आप, बैंक एज पर कैश बुक। और ये दीज आर द ट्रांजेक्शन जो ऐड करने वाले आइटम है, जिससे आपको ऐड करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत डिटेल में। आज हम नहीं जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम करके आपको बताएंगे, तभी जाके आपको बात समझ में आएगा। कुछ लेस वाले आइटम होंगे, फाइनली जाके आपका ये जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर क्या पासबुक आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट जो हमको काम करने हैं दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, राइट। चलिए, कुछ और भी एनिमेशंस मैंने डाला हुआ था, ये कैश, ये सब धीरे धीरे आपको डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो कुछ बातें, एक बाउंड्री वॉल आपको खींचने की कोशिश की गई कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन, जो बैंक स्टेटमेंट है, उसको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, हमको रिकॉन्साइल करना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन से ट्रांजेक्शन अनरिकॉन्साइल्ड है, आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको डिपॉजिट आपने किया है, विड्रॉ किया है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट आपको बनाने पड़ते हैं, राइट। चलिए, तो एक सीन ये भी हुआ। सिंपल फॉर्मेट की बात करें जो अभी आपको मैंने दिखाया था, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कैसे दिखता है कि आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाओगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको नोट करने हैं, राइट। जो भी कारण है जिसको ऐड करने हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 65 डायरेक्ट पेमेंट, ऐसा कुछ आएगा। सब एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सब आज ही कर देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब कुछ आइटम को ऐड कर रहे हैं, कुछ आइटम को हमको लेस करने हैं, तब जाके हो सकता है आपका बैलेंस एज पर पासबुक मिलान हो जाए, राइट। चलिए, तो हमारे सामने यही सीन बनेगा। आपके कैश बुक का बैलेंस है 9,400, जबकि पासबुक में बैलेंस है 21,400। आपको कारण पता चल गए कि ये 6500, 9,000, 1500, 2,000 के कारण डिफरेंसेस है। ये जाके आगे ना कभी ये सारे क्लियर होंगे, राइट। चलिए, तो ऐसा करके कोशिश, आज आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कोशिश किया है। कल से हम प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करेंगे। तो आपके लिए आज होमवर्क फिर से रहेगा कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप अपने बुक का वो रीड करेंगे, और जरूरत पड़ता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ताकि जो भी डाउट शंका रहता है एक बार रिवीजन हो जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग कल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब वैसे तो शुरू में करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू द कॉमर्स हाउस। अपना जो यूट्यूब चैनल है, उसके चैनल पार्टनर हैं गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज, चैप्टर 5 जितने भी हमने कंप्लीट किए हैं सारे रिकॉर्डेड है। उसके अलावा जो बच्चे जूम ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है अपना क्लासेस 7 बजे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, आपकी मर्जी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक आप एंजॉय करिए और सारे टॉपिक को रिवाइज करिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।